वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति अथवा काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल। इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना गया है। यह वह काल था जिसमें आर्य संस्कृति का प्रारंभ हुआ। आर्यों के बारे में कुछ जानकारी मिलनी प्रारंभ होती है और ऐसा ईसा से 1500 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व के काल में हुआ। सामान्यतः आर्य संस्कृति का उद्भव काल, आरंभ काल ऋग्वैदिक काल को ही माना जाता है। इस काल में आर्य स्थापित होना प्रारंभ हुए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति में, सभ्यता में रचना बसना प्रारंभ किया। एक नई संस्कृति का उदय किया और चूंकि आर्य विजेता, अतः आर्य संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन पर आधारित राजतंत्री संस्कृति थी। आरंभ में आर्य संस्कृति पशुचारण अथवा पशुपालन पर आधारित थी। वे एक स्थान पर भले ही नहीं रहते थे, किंतु राजतंत्री लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होना प्रारंभ हो गए थे। जैसे राजतंत्र का सबसे छोटा रूप, छोटे छोटे कबीले का मुखिया का अपने कबीले में शासन करने की एक विधि अथवा कानून, आचार संहिता, ये सब प्रारंभ से ही ऋग्वैदिक संस्कृति में था। और जब आर्य एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करने लगे और पशुपालन के साथ साथ कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ, साथ ही साथ कृषि में और अधिक विकास हुआ, लौह क्रांति का आगमन हुआ, तब राजतंत्री स्वरूप भी अधिक विकसित रूप में प्रकट हुआ, सामने आया। आरंभ में आर्य, ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और तब उनका मुख्य पेशा पशुपालन था। इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अनेक तथ्यों की ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जेंद अवेस्ता से समानता है और शायद इसीलिए कतिपय विद्वानों के अनुसार आर्य ईरान से आए थे। वे आर्यों की मूल भूमि ईरान को मानते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन कबीलाई प्रकार का था, जहाँ उनका जीवन अस्थायी प्रकार का होता था एवं युद्धों की प्रधानता थी। जैसे पशुपालन उनका मुख्य पेशा था, कबीलाई संस्कृति विद्यमान थी और पशुओं की चोरी जैसे कुछ संगीन मुद्दे थे और जिस कारण उनके बीच, एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच युद्ध की स्थिति निर्मित हो जाती थी और
इस प्रकार उनका आरंभिक जीवन कबीलाई संस्कृति पर आधारित था और उसमें युद्धों की प्रधानता थी और युद्धों का प्रमुख कारण पशु होते थे। उनका मुख्य व्यवसाय पशु चारण था, किंतु कृषि ने भी जीवन के आर्थिक आधार के रूप में अपना स्थान बना लिया था, किंतु कृषि का स्थान गौड़ था। पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था। आर्यों का समाज पुरुष प्रधान समाज था। उनके जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। चूँकि कबीलाई संस्कृति थी, वे एक स्थान पर नहीं रहते थे, युद्ध की प्रधानता थी, अतः उनके जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। पालतू घोड़े का उपयोग पहली बार ईसा पूर्व 6वीं सहस्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में किया गया। यूराल पर्वत से घोड़े की 60,000 अस्थियां प्राप्त हुई हैं। आर्यों का भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद में उल्लिखित 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब, इन 7 नदियों के आधार पर आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। आरंभ में आर्य इन्हीं 7 नदियों के आसपास रहा करते थे, अतः उनके इस निवास स्थान को, संपूर्ण आर्यावर्त के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक के क्षेत्र ब्रह्मवर्त के नाम से जाने गए। मनु स्मृति के अनुसार सरस्वती एवं दृशद्वती नदियों के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। वैदिक सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है। यह भारत की प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, लिखित प्रमाण उपलब्ध है। इस सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। गंगा एवं यमुना के द्वाब तथा इसके सीमावर्ती प्रदेश जो आर्यों के आधिपत्य में थे, वे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाने गए। बाद के वर्षों में आर्यों का आधिपत्य अथवा विस्तार संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्रों में हो गया, जो आर्यावर्त के नाम से जाना गया। जब आर्यों का फैलाव और अधिक क्षेत्र में भूभाग में हुआ, तब उनके द्वारा शासित प्रशासित समस्त क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाने गए। ऋग्वेद में पाकिस्तान व अफगानिस्तान की नदियों कुंभा, क्रमु, गोमती एवं सुवास्तु का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान आर्य संस्कृति का ही अंग था। इस प्रकार आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में था। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख है। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: काले एवं लाल मृद्भांड, ताम्रपुंज तथा गेरुवर्णी मृद्भांड। ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिनसे आर्य संस्कृति, विशेषकर ऋग्वेद काल में निवास करने वाले आर्यों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है।
जैसे काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज तथा गेरुवर्णी मृदभांड। ये प्रमुख रूप से आर्य संस्कृति को दर्शाने वाले ऋग्वैदिक काल के आर्यों के बारे में, जीवन शैली के बारे में जानकारी का पर्याप्त दर्शन कराते हैं। भारत में आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे, ऐसा प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से आभास मिलता है। वैदिक ग्रंथों में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से ऋग्वेद ग्रंथ में 25 नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। यह आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, चूँकि आर्य इसी के इर्द गिर्द आसपास सर्वप्रथम बसे थे, निवास करते थे। अतः सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। नदी सूक्त में विपाशा अथवा व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख है। संभवतः समुद्र किसी जल राशि का वाचक था। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। मरुस्थल के लिए धनु शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां थीं वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, आस्किनी, जिसका आधुनिक नाम चिनाब है, परुषणी को आधुनिक युग में रावी के नाम से जाना जाता है, शतुद्री को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, सरस्वती जो आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी थी, पवित्र नदी थी, इसे आधुनिक युग में घग्गर के नाम से जाना जाता है, कुरुम को आज कुर्रम के नाम से जानते हैं, कुंभा काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, गोमल गोमती के नाम से, सदानीरा गंडक के नाम से जाना जाता है, सुवस्तु स्वात के नाम से, जबकि दृश्यवती घग्गर नदी के नाम से आधुनिक युग में जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख युद्ध दाशराग युद्ध के बारे में भी वर्णन मिलता है। दाशराग की युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था और इसे दाशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का मूल कारण भरत वंश के राजा सुदास के द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को उनके पद से हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर देना था। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। दाशराग युद्ध का प्रमुख कारण था विश्वामित्र को राजा सुदास के द्वारा अपने पुरोहित के पद से हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर देना था। और दाशराग युद्ध सुदास और 10 जनों अथवा कबीलों के बीच हुआ था। यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसकी पहचान, परुषणी नदी की पहचान रावी नदी के नाम से की जाती है। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में जो दाशराग युद्ध हुआ था, इस युद्ध का संभवतः तत्कालीन समय में एक विशेष महत्व रहा होगा। राजनीतिक परिस्थितियां बदली होंगी, इस कारण भी इस युद्ध का अत्यंत ही महत्व है।
चूँकि ऋग्वैदिक काल में ही राजतंत्री चिन्ह आरंभ से ही प्रकट होने लगे थे और अंत तक राजतंत्री स्वरूप विकसित रूप में आ गए थे, अतः भी इस युद्ध का विशेष महत्व है।